हेलो, वेलकम टू लाइफ एक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के 12th क्लास में जितने भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे अपन डिस्कशन करेंगे। इसमें अपन 3 टाइप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले अपन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे सीरीज आएगी, इसके लिए चैप्टर वाइज सीरीज आएगी, तो आप कनेक्टेड रहना और देखते रहना, अपनी तैयारी चेक करते रहना आप कैसे तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। अपना सबसे पहला चैप्टर है 12th क्लास का इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर जो टॉपिक हैं, तो सबसे पहले पीवाईक्यू जब भी सोल्व करने बैठो तो अपनी एक फॉर्मूला शीट तैयार रखना जिसमें आपके फॉर्मूले रखे हुए हो। पहले फॉर्मूले गो थ्रू करना, उसके बाद अपने पीवाईक्यू सोल्व करना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है अपना। इसी पे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करने का सबसे तरीका है क्वेश्चन को पोज करो, एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करो और फिर देखो, ट्राई करो आपका सही जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो आप कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आओ। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, point charge particle produce the electric field E at the point of 3 meter away from it. The E by 4 distance of the point at which the field will be. सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 3 मीटर डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई 4 हो जाता है, तो वो डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपन बेसिकली यूज करते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ आपको ई डेस है, वो ई बाई 4 है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई का बाई 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ई बाई 4। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूले रखते जाओ, के क्यू बाई ई डेस के लिए मैं आर डेस का स्क्वायर ले लेता हूं, ई का होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में अपने पास 4 है। ठीक है, और यहां अपने को आर डेस निकालना है, तो के क्यू से के क्यू वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, आर डेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। तो आर डेस का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 लिख दो यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना है बेटा 9 मल्टीप्लाई बाई 36, 36 आया आर डेस के स्क्वायर के, और इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा बेटा 6। ठीक है, 6 मीटर, सिंपल सा है, तो 6 मीटर डिस्टेंस पे जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना 6 मीटर, डी ऑप्शन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूले पता होंगे, कंपेयर करना है, सोल्व करना है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव कर रहे हैं और अपना प्रोटॉन भी इधर ही मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन मूवमेंट है इनका, इन द सेम डायरेक्शन दे। तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, नाइदर अट्रैक्ट रिपल, फोर्स और अट्रैक्शन रिपल्सन डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बीम। ये किससे पूछा, तो सिंपल सी बात है, अपने को फोर्स पता होने के लिए आप फोर्स निकालते हो इलेक्ट्रोस्टैट में, सिंपल सा करते हो के क्यू इन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मतलब आपको चार्ज पे डिपेंड होता है, सिंपल सा बात। चार्ज पे डिपेंड है फोर्स, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव होने के कारण डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रहे हैं, या करंट की डायरेक्शन की बात करूंगी तो क्या होंगे, रिवर्स होंगे। अब रिवर्स हो रही हैं, तो इससे अपने को क्या पता चलता है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे। अब देखो सोचने वाली बात ये भी आती है कि सर मूवमेंट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, तो ये एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए। लेकिन बेटा पैरेलल चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं, ये जो चल रहे हैं जिस कंडक्टर के अंदर, जिसके अंदर इनका मूवमेंट हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी तो उसके कारण उसमें क्या देखने को मिलेगा, अपने को फोर्स देखने को मिलेगा। आपके कॉन्सेप्ट भी है इलेक्ट्रिक, ये चार्ज के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला चैप्टर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसके अंदर
तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन किसके कारण है बेटा, चार्ज के कारण। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है जबकि प्रोटॉन पे चार्ज अपने को पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल ईच अदर करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज है, प्लेस इन द मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, सिंपल सा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया हुआ है, at the distance r between them experience the electrostatic force F, the electrostatic force between them in vacuum at the same distance, distance भी चेंज नहीं हो रही है अपने पास, न अपने पास बेटा चार्ज चेंज हो रहा है। तो एफ का सीधा सा फॉर्मूला तुम्हें पता है, एफ का सीधा सा फॉर्मूला होता है के रख दो या 1/4 पाई एप्सिलॉन रख सकते हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ कि अपना चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ चेंज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब पहले वैक्यूम में था, पहले मीडियम में था, उसके बाद उसको अपन कहाँ रख रहे हैं बेटा, वैक्यूम में रख रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम में रखेंगे तो सीधा सा फॉर्मूला एफ डैश का आपने पढ़ा होगा, देखो वैक्यूम में और रिलेशन होता है मीडियम के बीच में, यहाँ अपन मैंने के की वैल्यू सीधा रख दी, के एफ होता है, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, के एफ, के क्या है यहाँ पे अपने पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए सीधा आपका फॉर्मूला आएगा 5 है। सीधा से याद रख लेना के का रिलेशन, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए नहीं, जितने भी अपन जैसे कैपेसिटर वगैरह की बात करेंगे चैप्टर्स के अंदर, तो हर के अंदर क्या होता है बेटा, वैक्यूम जहां यूज कर रहे हैं वहां अपन मीडियम भी रख सकते हैं, तो मीडियम का क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर वो तुम्हें पता होना चाहिए, और वो अपन निकालते हैं सिंपल सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। ठीक है, के की वैल्यू, और ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, मतलब ये किसके लिए बेटा, वैक्यूम के लिए है। मीडियम के लिए को एप्सिलॉन लिखोगे, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, सिंपल सा रखोगे, सोल्व करोगे, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आता है। तो ये तुम्हारी जो फॉर्मूला बुक है उसके अंदर ये होना चाहिए, सिंपल सा बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, देखो इन एक्सपेरिमेंट 3 microscopic electric sphere are spread into a chamber and become charged with charge दिए हुए 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड -3 इलेक्ट्रॉन, चार्ज दिए हुए तीनों स्पेयर का अपने पास। ऑल्दो 3 स्पेयर come the contact simultaneous and movement of got separated, which is the one of the following is possible value of the final charge on the sphere। देखो एक चीज कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई बॉडी चार्ज बॉडी कांटेक्ट में आती है तो वो उसका चार्ज दोनों बॉडियों पे इक्वली सेपरेट होगा, मतलब एवरेज डिवाइड होगा। जैसे एक बॉडी पे चार्ज, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक बॉडी पे चार्ज अपने पास 3 है, एक बॉडी पे चार्ज मेरे पास 5 है। ओके, प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, +5, इन दोनों को टच में लेके आऊंगा ना तो इसका एवरेज हो जाएगा, मतलब 3 + 5/2 एवरेज ऐसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये 3 बॉडी है तो ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है कि जो एवरेज है ना, एवरेज होना चाहिए, टोटल चार्ज इनका एवरेज होना चाहिए। अब यहाँ तीनों बॉडी एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो सिंपल सी बात एक चीज और याद रखना, चार्ज का एक कॉन्सेप्ट है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन एक सिस्टम की बात करोगे तो उसमें टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो यहाँ देखो टोटल चार्ज के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इक्वेशन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन या, ठीक है, पॉजिटिव है तो टोटल कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन, ये -3 है तो -3, तो अपने पास चार्ज आया, मेरे पास कितना है, टोटल चार्ज कितना है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। तो इन ऑप्शन में जिसका भी सम 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो इसमें 5 प्लस का 10 प्लस का -1 तो प्लस का 9 बचा, ये आंसर नहीं होगा अपने पास। ठीक है, 6 और 6 12 और -7, ये देखो प्लस का 5 बन रहा है, ये भी प्लस का 5 था, ठीक है ना, प्लस का 5, तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा सीधा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इसको आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो टोटल चार्ज सम करके। ठीक है, ऐसे जब एक स्पेयर में दे रखा ना माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक स्पेयर इन सेपरेटेड इनटू चेंबर में रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो एक उन्होंने अलग से डाल रखा है तीनों को, तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन वाला ऑप्शन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा है,
व्हेन ए ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज दिया हुआ, क्यू की वैल्यू दी है आपको 1 कूलम, एंड गेन और बढ़ा रहा है, ओके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻18 है, ओके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने बढ़ाए, तो द नेट चार्ज ऑफ द, अब देखो गेन किया है मतलब बढ़ाए, और गेन करके इसके पास 1 कूलम चार्ज आ गया। अब कितना बढ़ाया, या बढ़ने से पहले इसके पास कितना चार्ज था, या गेन किया है इसने, तो गेन किया तो यहां इससे निकाल सकते हो आप, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा, 5×10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ओके, गेन किए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको सिंपल सा निकालना है चार्ज, तो आपने एक नाम पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है, सिंपल सा। यहां से अपन Q की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, N की वैल्यू है अपने पास, E की वैल्यू होती है बेटा 1.6 10⁻−19 कूलम, ठीक है, सोल्व कर लो, ये इससे होगा तो मल्टीप्लाई करो एट, ठीक है, 5 1.6 से मल्टीप्लाई एट आया, और इधर 10⁻18 है, और 10⁻−19 है, तो 10 कितना बचा बेटा, माइनस का 1 बचा, ओके, तो मेरे पास वैल्यू है 0.8, ठीक है, 0.8 बचा, सिंपल सा 0.8 कूलम वैल्यू आ गई। 5 को 1.6 से किया, 8 आया, इसमें -1 आया, 0.8 कूलम, ठीक है। अब मेरे पास 0.8 कूलम आया है, कितना गेन किया उसने, इतना गेन किया है, तो पूछा क्या था, एन ऑब्जेक्ट है चार्ज ऑफ 1 कूलम है, गेन कर रहा है, तो नेट चार्ज ऑफ, तो नेट चार्ज बताना है, टोटल चार्ज कितना होगा इस पे। अब बताओ, अपने पास आ गया 0.8 कूलम आया, इसकी वजह से गेन किए इसने इलेक्ट्रॉन की वजह से। पहले इसके पास कितना चार्ज था अपने पास, 1 कूलम, ठीक है, इतना इसने गेन किया, देखो टोटल 1 कूलम और गेन करना, तो सिंपल सा बात है, मैं गेन कर रहा हूं तो मेरे पास पहले कितना था, तो ये वाला क्या कर देंगे, जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा तुम्हें उसके पास नेट चार्ज कितना है, तो 1 में से सीधा माइनस करेंगे, तो जो इफेक्टिव, जो पहले वाला चार्ज होगा, नेट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम, ठीक है, तो क्या होगा 1 टोटल है, और गेन करने से इसमें आया था 0.8, तो एक्चुअल कितना था इसमें बेटा 0.2 कूलम, 0.2 कूलम, ठीक है, और प्लस का ये देखो 1 में से 0.8 माइनस हो रहा है, तो प्लस का ही आएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा 0.20। अब देखो इसमें सेम से आंसर है, कहीं आप यही निकाल के रख देते तो आप इस पे टिक कर देते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना जरूरी होता है, कि एक चार्ज इतना दिया रखा है, इसने गेन किया था इतना, तो उसमें एक्चुअल में कितना चार्ज था, तो उसने जो गेन किया वो माइनस कर दो, उसमें एक्चुअल चार्ज आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 3 चार्ज दिए हुए हैं, एक क्यू चार्ज है, एक क्यू नॉट चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज, प्लेस ऑन द फिगर, ऐसे रखे हो पोजीशन पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द क्यू नॉट एट पॉइंट 0 जी, यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, ओ पॉइंट है ना अपने पास, ओ पॉइंट, ये इस पे क्या निकालना है बेटा, मेरे को ओ पॉइंट पे फोर्स निकालना है, इफेक्टिव फोर्स कितना है, यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स निकालने के लिए देखो क्यू नोट पे ये वाला फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन कैसे होगी वो भी बताऊंगा, कि अपन किस साइड में डायरेक्शन लेंगे, ओके, डायरेक्शन रुको, देखो इसको देख के बता सकते हैं अपन, जैसे इसमें अपन इस क्यू नोट पे क्यू अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन यदि मैं इसकी साइड ले रहा हूं, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो मेरे को ये ऊपर की साइड डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ एक तो Q नोट है सिंपल सा, ठीक है, एक मैं Q रख रहा हूं, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और देखो एक्स डायरेक्शन में, लेकिन ये डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ, माइनस एक्स, या माइनस का जे कैप भी, आई कैप भी लिख सकते हो, एक्स को क्या लिखते हैं, आई कैप, तो अपोजिट एक्स डायरेक्शन में माइनस का आई कैप लिख रहा हूं, ये इसके कारण आया। और बात करूं मैं माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स, तो उसको एफ डैश ले लो, तो माइनस क्यू के कारण यहां मेरे को लगाना पड़ेगा माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड देखो माइनस क्यू है, या मैं डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूं,
क्यू लिख के आर स्क्वायर करके मैं डायरेक्शन अपोजिट ले सकता हूँ, मतलब डायरेक्शन लेनी चाहिए थी मेरे को नीचे की साइड, लेकिन मैं डायरेक्शन अपोजिट ले लूंगा। तो वाई की डायरेक्शन किससे लिखते हैं बेटा, जे से, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ माइनस लगाता तो मैं यहाँ क्या लिखता, माइनस जे डायरेक्शन, ठीक है ना, नीचे की साइड। मैग्नीट्यूड तुम्हें पता ही होगा डायरेक्शन का कैसे निकालते हैं बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करेंगे तो सिंपल सा एफ आएगा मेरे पास, दोनों को ऐड कर दो, के क्यू नॉट, क्यू दोनों में कॉमन है, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन है, बचा यहाँ पे आई कैप प्लस का जे कैप। अब सिंपल सा क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला करते हैं, दो ही है, सी स्क्वायर जेड है नहीं, तो अंडर रूट दोनों की मल्टीप्लाई में 1 1 है, ए और बी की वैल्यू क्या है बेटा 1 1 है, ठीक है ना। ये पता होगा आपको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, मैं एक्चुअल फॉर्म की बात करूं तो होता है, अपन ऐसे लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी वाई कैप प्लस सी जेड कैप, और इनका वैल्यू भी साथ चलते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर आई कैप, बी वाई स्क्वायर जे कैप, सी जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है ना, एक्स वाई जेड भी साथ चलता है। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं। सिंपल सा यहाँ 1 1 है, इनका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट लगाएंगे, तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो सिंपल सी वैल्यू आएगी मेरे पास 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 कितना हुआ, देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास टोटल एफ आया अंडर रूट एफ के क्यू नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक वेक्टर वाली सोल्व करनी आनी चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ कि 11th क्लास का वेक्टर चैप्टर आपके मैथ में भी है और फिजिक्स में भी है, हर जगह अप्लाई होता है। हर फॉर्मूला जो वेक्टर है, जो क्वांटिटिव वेक्टर है, उसमें वेक्टर रूल लगेंगे, तो इसीलिए वेक्टर को समझना बहुत अच्छा जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चंस में अटक जाओगे, चाहे वो अपन फ्रिक्शन को लेके कर रहे हो, या अपन कंपोनेंट बना के क्वेश्चंस कर रहे हो, या फोर्स के कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कर रहे हो, एनर्जी के कर रहे हो, मोमेंटम के कर रहे हो, सब के लिए तुम्हें वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि सब वेक्टर क्वांटिटियां होती हैं। जो वेक्टर पे डिपेंड है वो वेक्टर के रूल अप्लाई होते हैं उसमें, इसलिए तुम्हें वेक्टर आना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। ए नेगेटिव चार्ज बॉडी है एक्स रिपल बाय अनदर चार्ज वाई। देखो नेगेटिव है, एक्स क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, क्या कर रहा है बेटा, रिपल बाय अनदर चार्ज, इसको रिपल कौन करेगा बेटा, भाई नेगेटिव ही करेगा, भाई सेम रिपल करते हैं, और लाइक रिपल एंड लाइक अट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसको रिपल कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो दूसरा भी कौन सा होगा, नेगेटिव। अगर द ऑब्जेक्ट जेड अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट वाई, अब जेड वाई को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जेड पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल सा है, तभी वाई को अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि इससे अपोजिट चार्ज होना चाहिए। विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट्स जेड, तो जेड के लिए क्या पॉसिबल होगा, पॉजिटिव चार्ज ओनली, जेड पे ओनली पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ओनली, जेड पे ओनली नेगेटिव होगा, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज होगा, या न्यूट्रल या नेगेटिव। न्यूट्रल की बात क्यों कर रहा हूं, देखो न्यूट्रल के लिए कई बार क्या होता है, बॉडी जैसे न तो रिपल कर रही है न अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, या ऐसे बोल दे कि जेड एक साइड से ग्राउंडेड है, तो होता क्या है, ग्राउंडेड का मतलब वो न्यूट्रल बॉडी है, ये इसको अट्रैक्ट करके उस पर चार्ज ले आएगा। जैसे अपन चार्ज किसी बॉडी पे लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसके पास लेके जाते हैं, अपन पढ़ते हैं इंडक्शन से, कंडक्शन से और फ्रिक्शन से चार्ज पढ़ते हैं, चार्ज के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन को फॉलो करते जाओ। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक्स पे नेगेटिव चार्ज रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है मतलब सेम चार्ज वाई पे होगा, वाई को रिपल कर रहा है, अब वाई अट्रैक्ट कर रहा है जेड को, मतलब अपोजिट चार्ज को, मतलब जेड पे सिंपल सा कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते रहो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के रखो और उसके साथ साथ चलते रहो। नेक्स्ट पे आओ बेटा, क्वेश्चन 9 दे रखा है, आओ एसेंशियल और रीजन वाले, ठीक है, दोनों देखो फिर बताएंगे कौन सा सही है। फर्स्ट देखो, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ, वर्क डन पूछ रहा है क्लोज पाथ के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो,
तो आपको सबको पता है बेटा वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला होता है अपने पास, सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का। अब क्या हुआ, एक पॉइंट से चल रहे उसी पॉइंट पे वापस आके आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, एक पूरे सर्किल के लिए 0 होता है। एक पूरे सर्किल के लिए 0 होता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन का सीधा सा क्या आ जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 है किसके लिए बेटा, क्लोज पाथ के लिए। क्लोज पाथ दिया, क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जिसके कारण अपने को वर्क डन देखने को 0 मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना सही। सेकंड पॉइंट पे आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स बता रहा है। अब कंजर्वेटिव फोर्स ये बताना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है, तो सबको पता होगा, बेसिक सा है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। पाथ पे डिपेंड नहीं करते, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें पता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रखोगे तो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसके डिस्टेंस पे। ऐप का फॉर्मूला पढ़ा ना, आपके Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर पे डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, न वर्क डन डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके कारण ही वर्क डन क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये इसका अच्छा एग्जांपल है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अपना क्या है, वर्क डन 0 है, फर्स्ट पॉइंट सही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके कारण वर्क डन क्या होता है बेटा, 0 होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और फर्स्ट सेकंड का क्या कर रहा है, अच्छे से सेकंड एक्सप्लेन कर पा रहा है फर्स्ट को। तो कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा, इफ बोथ आर करेक्ट। तो बोथ आर अपने पास क्या, दोनों क्या अपने पास ट्रू है। और तो अपने पास दोनों ट्रू है, बोथ आर एसेंशियली आर रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दे रहा है फर्स्ट का। ठीक है ना।